हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री जीके में आज हम चर्चा करेंगे मौर्य और शुंग डायनेस्टी की। इनका जो रूल था एशियन हिस्ट्री में वो क्या था और ये दोनों डायनेस्टी कब आई और मध्य प्रदेश में इन्होंने कहाँ पर शासन किया और अन्य सारे फैक्ट्स जो कि मौर्य और शुंग डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कहाँ कहाँ पर कितना शासन किया और किस सेंचुरी में ये भारत में थी और ऑल दीज आर facts very important about all the examinations. So this is the initial Asian history of Madhya Pradesh and the all segment of the India. So watch this video till end. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें। और सभी एग्जाम्स में एशियन हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा आपके लिए। वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मौर्य और शुंग डायनेस्टी के बारे में पूरे जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। और अभी तक जिन विद्यार्थी जिन व्यूअर्स ने मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ऑल नोटिफिकेशन के साथ में इस मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और लगातार आप मेरी सारी वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं मौर्य और शुंग डायनेस्टी के बारे में सारा डिटेल में जानकारी। पहला पॉइंट लेते हैं, जो मौर्य एम्पायर है, मौर्य जो डायनेस्टी है, अगर मौर्य एम्पायर के बारे में देखा जाए तो इसमें इस मौर्य एम्पायर का जो फाउंडेशन रखा गया था ये 321 बीसी यानी कि 321 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, क्राइस्ट के जन्म से पहले 321 बीसीवी के समय की ये घटना है और उस समय इस एम्पायर का फाउंडेशन रखा गया। तो शुरुआत होती है 321 बीसीवी के समय से। मौर्य एम्पायर की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी जब अलेक्जेंडर, जिसको बोलते हैं सिकंदर, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति में इसको सिकंदर बोला जाता है। अलेक्जेंडर का जो विजय अभियान चल रहा था, विक्टोरियस कैंपेनिंग जो चल रहा था पूरे के पूरे विश्व पे, वो विजय के रूप में बाहर निकला था। तो उस समय के अभियान के समय में ये नॉर्थ वेस्ट में ड्यूरिंग 327 बीसी टू 325 बीसी यानी कि 327 बीसी से लेके 325 बीसी तक की ये घटना है और उस समय की ये घटना थी जब मौर्य एम्पायर की शुरुआत हुई थी। यानी कि मौर्य एम्पायर की शुरुआत 327 बीसी के समय में हुई थी जब उन्होंने इस अलेक्जेंडर के अभियान को यहाँ पर रोका था। किसने? मौर्य ने। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश, मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी। कब की थी? इसमें जैसा कि बताया गया है 321 बीसी से लेके 297 यानी कि 297 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था और चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी आफ्टर डिथोरिंग द लास्ट नंद रूलर, जो नंद वंश के धनानंद थे, नंद वंश के जो राज्य में जिस समय नंद वंश का शासन था उस समय का जो शासक था धनानंद, उसको हटाकर, ठीक है ना, उसको हटाकर किस उम्र में? उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की उम्र थी 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र में धनानंद के शासन को यानी कि नंद वंश को हटाकर उसके तख्ता पलट करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। ही वाज पैट्रोनेज ऑफ ब्राह्मण कौटिल्य, जो ब्राह्मण था कौटिल्य, ठीक है ना, जिसको विष्णुगुप्त बोलते थे, ठीक है ना, उनके साधक में था ये। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ही इज ऑल्सो नोन एज द चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, जो इनके गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, जिनको बोलते हैं, या फिर विष्णुगुप्त, जो कि एक ब्राह्मण था जिसका नाम कौटिल्य भी था। उनके साधना में उनकी विष्णुगुप्त ने ही इनको पूरा का पूरा प्रोटेज किया, ठीक है ना, और उसके बाद में उन्हीं की गाइडलाइंस में, उन्हीं के मेंटर में इन्होंने जो धनानंद है, धनानंद को तख्ते से हटाया और उसके बाद में तख्ते पर यानी कि उस गद्दी पर आसीन हुए थे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य।
जो नंद डायनेस्टी थी उसका जो अगर इस मैप में देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 345 टू 221 बीसी। उस समय नंद डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी पाटलिपुत्र, ये पूरा का पूरा मगध था। उस मगध से नंद डायनेस्टी में धनानंद जो आखिरी शासक रहा वो 321 तक था। 21 के बाद में जब अलेक्जेंडर, जिसको कि सिकंदर कहते हैं, उसका जब अभियान चला उस समय मौर्य ने में इस गद्दी का तख्ता पलट किया और मौर्य एम्पायर के चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, 321 बीसी से पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठे और यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है ना, इस समय अगर देखा जाए तो इसी समय थे जब इन्होंने उसके बाद में अपने पूरे की पूरी जो क्षेत्र है, ठीक है ना, इस क्षेत्र को आगे अपनी विजय यात्रा के दौरान आगे बढ़ाया और भारत के बाहर तक, अफगानिस्तान के आसपास तक ये पूरे क्षेत्र को विजय यात्रा के रूप में आगे बढ़ाते हुए ले गए और पूरे के पूरे इस क्षेत्र को अपने अधिपत्य में लिया था। किसने? मौर्य एम्पायर ने। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया है 321 बीसी से लेके ये मौर्य जो डेस्टिनी है, मौर्य डायनेस्टी, उसकी शुरुआत हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब गद्दी पर बैठा था उस समय 321 बीसी में सबसे पहले उसने सेल्यूकस निकेटर, जो कि 305 में अलेक्जेंडर की जो शासन काल था उस समय का ये उनका सेनापति था और उस समय सबसे पहला युद्ध सेल्यूकस निकेटर के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ, ठीक है ना, जो 305 में हुआ था। उसके बाद में इसको सबसे पहले हराया था ये, ठीक है ना। सरेंडर बिफोर him sent to the ambassador Megasthenes to the court of the चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि सेल्यूकस निकेटर के साथ में खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपना आत्मसमर्पण किया, ठीक है ना, क्योंकि वो हार गया था। और मेगास्थनीज, ठीक है ना, ठीक है ना, मेगास्थनीज को, जो कि उसका राजदूत था, किसका? सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है ना, जब आत्मसमर्पण हुआ तो देन उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज जो एम्बेसडर बनाकर, मेगास्थनीज को एम्बेसडर बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में भेजा था और उसके कोर्ट में ये जो राजदूत था वो चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में जाके बैठता था और ये सबसे पहला, ठीक है ना, भारतीय यात्री था, यानी कि भारत की यात्रा करने वाला अगर कोई पहला यात्री रहा विदेशी तो वो था मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में इसको एक राजदूत बनाकर भेजा था और वहां पर ये कई सालों तक चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में राजदूत बनकर रहा। कौन? मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। मौर्य काल के दौरान जब मौर्य डायनेस्टी थी उस समय एंटायर मध्य प्रदेश, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था वो मौर्य एम्पायर के अधीन था, यानी कि मौर्य एम्पायर के अंडर में आता था और पूरा का पूरा क्षेत्र मौर्य शासन काल के दौरान यहाँ पर पूरा क्षेत्र में अधिकार मौर्य एम्पायर का था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कार्यकाल के दौरान जब उसने शासन किया था उस समय काफी कुछ कार्य करवाए, साथ साथ में उसने अपने पूरा का पूरा जो शासन का क्षेत्र है उसको भी आगे बढ़ाया, ठीक है ना। उसी के शासन काल में पुष्यगुप्त, जो पुष्यगुप्त था उसका उसके गवर्निंग में उसका जो मंत्री था, ठीक है ना, उनका सलाहकार था, उसने कंस्ट्रक्टेड अ फेमस सुदर्शन लेक, ये सुदर्शन लेक का निर्माण भी चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान करवाया था। और ये सुदर्शन लेक कहाँ पर है? ये है गुजरात में, जो गिरनार पर्वत है, ठीक है ना, गिरनार पर्वत के पास में ये सुदर्शन लेक का भी निर्माण चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य वाज कन्वर्टेड अ जैनिज्म, ठीक है ना। बाद में जब चंद्रगुप्त अपने युद्ध से समाप्ति के बाद में इसने जैन धर्म को अपनाया, ठीक है ना, कन्वर्टेड टू है जैनिज्म, ठीक है ना, एडप्टेड टू थ्रोन फेवर ऑफ द बिंदुसार। जब उसके बाद में ये पूरा का पूरा शासन अपने बेटे, जो उनका बेटा था बिंदुसार, उनके हाथों में सौंप दिया। देन उसके बाद में उन्होंने आखिरी जो समय था, ठीक है ना, वो कहाँ पर? श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर के पास में है, वहां पर इन्होंने अपना आखिरी समय गुजारा। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु का समय बताया जाता है वो है 298 बीसी, यानी कि 298 बिफोर क्राइस्ट के समय में इन्होंने अंतिम समय में अपनी अंतिम सांस श्रवण बेलगोला में जैनिज्म धर्म को लेते हुए इनकी अंतिम सांसें कहाँ पर? श्रवण गोला में निकली, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में हुई थी।
और ये कहाँ पर है? ये है मैसूर, मैसूर यानी कि कर्नाटक, ठीक है ना? कर्नाटक राज्य में जो मैसूर है उसके पास में श्रवणबेलगोला है, जहाँ पे कि जैन का बहुत बड़ा स्थान है जैन धर्म का, वहां पर इन्होंने अपनी अंतिम समय गुजारा था। चंद्रगुप्त मौर्य ही सबसे पहली बार जो राजनीतिक एकीकरण किया, कहाँ पर? उत्तर उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जितने भी राज्य थे, जितने भी अलग अलग राज्य थे, उन सबके एकीकरण के लिए अगर कोई जिम्मेदार थे तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने ही सभी राज्यों को एकजुट किया और सबको एकीकरण करने के लिए पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही निभाई थी सबसे पहली बार। अगर मानचित्र के अनुसार में अकॉर्डिंग टू द मैप देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो कहाँ तक फैला हुआ था? ये 303 बीसीई के समय तक का चंद्रगुप्त एरा है। ये चंद्रगुप्त एरा का जो आप डार्क स्पॉट देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के एरा के समय में 303 बीसीई तक ये पूरा आगे बढ़ाया गया, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कंधार, तक्षशिला, ठीक है ना, और ये पटला, तो ये सारी चीज़ें, मथुरा, कौशाम्बी, ठीक है ना, सारस्वती और पाटलिपुत्र इनकी मुख्य राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और वहीं से इन्होंने शासन काल को आगे बढ़ाते हुए, युद्ध करते हुए ये पूरी की पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। बल्कि इसके आगे और देखा जाए तो अफगानिस्तान के बाद की जो सीमा थी वो काफी चौड़ी थी, वहां तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार क्षेत्र में आ गया था 303 बीसी तक। तो ये पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का पूरा मैप है आपके सामने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में उनका जो बेटा था बिंदुसार, वो उसने मौर्य वंश की राजगद्दी संभाली और उन्होंने 297 से लेके 272 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य पर चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार ने शासन किया, ठीक है ना। 297 बीसी चंद्रगुप्त वाज सक्सेसेड बाय हिज सन बिंदुसार। बिंदुसार ने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है ना। और बिंदुसार को क्या किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घोष, ठीक है ना। अमित्र घोष यानी कि जो कि शत्रु का विनाशक, ठीक है ना, शत्रु का नाश करने वाला, ठीक है ना। इसको अमित्र घोष या फिर अमित्रोक्रेटस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, जो कि जिसको कि कहते हैं शत्रु का नाश करने वाला, इस नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया और दक्षिण में, ठीक है ना, दक्षिण में भी इनका पूरा का पूरा अभियान चला और इसको अपनी राज्य सीमा को इन्होंने मैसूर तक, ठीक है ना, मैसूर तक आगे पहुंचाया और मैसूर को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था और दक्षिण तक पूरा का पूरा क्षेत्र तक इन्होंने आगे तक अपना शासन को फैला लिया था। दक्षिण में यानी कि क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दक्षिण तक आगे तक नहीं पहुंचा था। बाद में जब बिंदुसार उन्हीं के समय के शासनकाल में, क्योंकि 303 तक था चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल, तो 297 में ही बिंदुसार ने इस गद्दी पर आसीन हुए और उसके बाद में इसको आगे बढ़ाया और मैसूर तक ये अपनी राजगद्दी को, अपने अधिकार क्षेत्र को और अपने पूरे के पूरे राज्य को आगे तक एक्सटेंड किया। कहा जाता है कि बिंदुसार ने दो समुद्रों के बीच की जो दूरी थी वो खत्म कर दी थी और पूरे राज्य को दो समुद्रों की जो बॉर्डर थी, ठीक है ना, वहां तक अपने राज्य को फैलाया। अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी से लेके अरेबियन सी तक बिंदुसार ने अपने राज्य को फैला लिया था। लेकिन कलिंग, सिर्फ कलिंग ही है जहाँ पे कि वो अपने राज्य को नहीं फैला पाया था, ठीक है ना। कलिंग कलिंग की राजा के साथ में शत्रुता थी और वहां तक इसको आगे नहीं ले जा पाया। लेकिन उसके बाद में बाकी के जो क्षेत्र थे, ठीक है ना, कलिंग को भी अपने शासन, अपने क्षेत्र में किसने मिलाया? बिंदुसार के बेटे अशोक ने। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के दौरान कलिंग के राजा को हराया था और कलिंग को भी अपने क्षेत्र में मिलाया था। लेकिन बिंदुसार ने अरेबियन सी से लेके बंगाल की खाड़ी तक का अपने राज्य क्षेत्र को फैलाया था। लेकिन कलिंग तक, कलिंग जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है ना, ऊपर बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया था। लेकिन उड़ीसा के क्षेत्र में कलिंग में इसका अधिकार क्षेत्र नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में इस अभियान को आगे बढ़ाया था उसके बेटे सम्राट अशोक, जो आखिरी में बाद में सम्राट कहलाया। अशोक ने इस अभियान को आगे बढ़ाया और कलिंग को भी अपने क्षेत्र में मिलाया था। यह है पूरा चंद्रगुप्त और बिंदुसार के द्वारा जो क्षेत्र को आगे बढ़ाया गया। यहाँ देख सकते हैं आप,
ये पूरा अरेबियन सी है यहाँ पर, और ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो पूरा का पूरे क्षेत्र को, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो बना, ये बिंदुसार के समय में उसने आगे बढ़ाया था। बाकी चंद्रगुप्त के समय में जो राज्य की सीमाएं थी वो तो वहीं पे रही, लेकिन ये पूरा का पूरा दक्षिण की तरफ में ये पूरा क्षेत्र ले गया। लेकिन ये जो हिस्सा है, इसको अगर अलग कलर से अपन इसको देखें, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये था कलिंग, ठीक है ना। इसको, ये था कलिंग क्षेत्र, और इस कलिंग क्षेत्र पर बिंदुसार ने अपना अधिकार नहीं जमा पाया था। लेकिन सम्राट अशोक ने फिर बाद में अपने इस अभियान को आगे बढ़ाया और इस क्षेत्र पर भी कब्जा किया, और कलिंग के युद्ध के समय में ये कलिंग को अपने हाथ में लिया। कलिंग युद्ध वन ऑफ द मेजर वॉर इन सम्राट अशोक एरा, जो सम्राट अशोक के समय था, उस समय का सबसे भयानक और भयावह वाला युद्ध रहा था ये कलिंग का युद्ध। अगर विदेशी मामलों में देखा जाए तो बिंदुसार ने अपने पिता के द्वारा जो भी स्थापित रिश्ते थे हेलेनिक पश्चिम में के साथ में, जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे, उसको भी आगे बढ़ाया। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उसका संबंध सीरिया के राजा जो एंटियोकस था, ठीक है ना, और सोटर था, उसके साथ में भी इसके बहुत अच्छे संबंध रहे। जो कि सेल्यूकस निकेटर थे, जो को चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जिस समय हराया था, और उसने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त की सभा में भेजा था। उसी के पुत्र था कौन, एंटियोकस और सोटर, ठीक है ना। तो उनसे भी अपने संबंध को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। जो कि बाद में उसने अपने राजदूत, ठीक है ना, किसको, डेमीचोस, ठीक है ना, जो डीमाचोस था, ठीक है ना, डीमाचोस, ठीक है ना, डीमाचोस को बिंदुसार के राज्यसभा में भी भेजा था राजदूत बनाकर। जिस तरीके से जो निकेटर था, निकेटर ने अपने मेगास्थनीज को एक राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में भेजा था, उसी तरीके से उसका पुत्र, ठीक है ना, एंटियोकस और सोटर, उसने भी अपने राजदूत डीमोचोस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो इस तरीके की परंपराओं को आगे बढ़ाया था बिंदुसार के समय में भी। इसके बाद में आता है अशोक एरा, सम्राट अशोक का एरा आता है, और सम्राट अशोक के एरे में काफी कुछ चीजें, काफी कुछ घटनाएं घटी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में 272 में, ठीक है ना, 272 बीसी के समय में बहुत ही ज्यादा संघर्ष चला उत्तराधिकारी बनने के लिए, ठीक है ना। गुप्त एम्पायर के जो उत्तराधिकारी है, उसको बनने के लिए काफी संघर्ष चला। उनके जो पुत्र थे, कहा जाता है कि बिंदुसार के जो कम 99 से ज्यादा 99 से ज्यादा पुत्र थे, और उनके बीच में ये संघर्ष चला उत्तराधिकारी बनने के लिए। ये टोटल 4 वर्ष तक थी ना, लास्ट 4 ईयर्स, एंड 268 बीसी, यानी 268 बीसी तक ये पूरा का पूरा संघर्ष चलता रहा, ठीक है ना। और उसके अनुसार देखा जाए तो सम्राट अशोक की जो माँ थी, कौन थी, वो थी शुभदांगी। शुभद्रांगी जो थी वो सम्राट अशोक की माँ थी। ये इतिहास में इस तरीके की बात दर्ज है, और उस तरीके से इतिहास में इसको बताया गया है, ठीक है ना। और उसी के बेटे थे ये सम्राट अशोक, किसके, शुभद्रांगी, जो कि बिंदुसार की पत्नी थी। सम्राट अशोक को गुप्त एम्पायर की गद्दी में बैठने के लिए अपने 99 जो भाई थे, 99 जो भाई थे, जो उनके उसके सौतेले बेटे थे, भाई थे, सम्राट अशोक के सौतेले भाई से बिंदुसार के पुत्र थे। उनकी हत्या करने के बाद में ही ये कहा जाता है कि उनकी हत्या करने के बाद में ये मौर्य जो एम्पायर है उसको आगे बढ़ाया, और उस गद्दी पर आसीन हुआ, ठीक है। तो ये इसके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। According to the legend, Ashoka as a young prince was giving the charge of Viceroy of Ujjain. ठीक है ना, जब अशोक यंग था बिंदुसार के शासन काल के दौरान, उस समय बिंदुसार ने, ठीक है ना, कहाँ पर, तक्षशिला के में एक विद्रोह हो गया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है ना, उसको अशोक को बिंदुसार ने उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। और उस समय अशोक वायसराय यानी कि गवर्नर था, गवर्नर नियुक्त किया गया था उज्जैन का। बिंदुसार ने उज्जैन का गवर्नर अशोक को नियुक्त किया।
ठीक है ना। और उस समय में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया और अशोक ने इस कोप और बहुत ही आसानी से इस विद्रोह को दबा दिया, ठीक है ना। और उसी समय में अशोक को नाम दिया गया था प्रियदर्शी का। किस नाम से इसको बनाया गया, पुकारा गया था? गवर्नर प्रियदर्शी, ठीक है ना, वाइस गवर्नर, ठीक है ना, वाइस राय यानी कि गवर्नर बोला गया और इसको नाम मिला था प्रियदर्शी का नाम वहीं से मिला, ठीक है ना, क्योंकि इसने बौद्ध का जो विद्रोह था उसको दबाने में ये काफी ज्यादा सफल रहा और उसको उस उस विद्रोह में काफी कुछ सफलता इसको मिली। और वहां की जो तक्षशिला में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, ठीक है ना, जो करप्शन था, उस करप्शन को भी इसने काफी अच्छी तरीके से खत्म किया। तो इस तरीके से सम्राट अशोक का ये सबसे पहला बड़ा अभियान था जो कि तक्षशिला में था, ठीक है ना। तक्षशिला का विद्रोह इसने दबाया था सम्राट अशोक ने। कब? बिंदुसार के शासनकाल के दौरान, उसके पिता के शासनकाल के दौरान में ये पूरे कार्यक्षेत्र सम्राट अशोक ने किए थे। ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ उज्जैन, ठीक है ना, जिस समय अशोक, सम्राट अशोक उज्जैन के गवर्नर थे, उस समय में फेल लव विद द डॉटर ऑफ मर्चेंट विदिशा, विदिशा की एक व्यापारी की बेटी थी, ठीक है ना, उससे सम्राट अशोक का प्यार हो गया, ठीक है ना। उसके प्यार में उसके बाद में इन्होंने उससे विवाह किया, ठीक है ना। रेफर टू द देवी, ठीक है ना, विदिशमया देवी या फिर सयानी कहा गया, ठीक है ना। जो विदिशा नाम पड़ा है, विदिशा जिले का जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वो सम्राट अशोक की पत्नी के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना। और ये विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी, ठीक है ना। उसके बाद में इसका नाम विदिशा उसी के नाम पर रखा गया है, ये आपको याद रखना है। और अशोक की दो और भी पत्नी थी जिनका नाम था क्या? कौरविकी और असनानंद मित्रा, ठीक है ना, असंधि मित्रा। तो ये दो पत्नी और थी, ठीक है। और इनका उल्लेख इलाहाबाद के स्तंभ में भी किया गया। इलाहाबाद में जो स्तंभ मिले हैं उसमें किसका? कुरुविकी, ठीक है ना, जो इनकी एक पत्नी थी कुरुविकी, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और ये स्तंभ कहाँ मिला है उनको? इलाहाबाद में, ठीक है ना। इस मेंशन दैट क्वीन एलाइट स्क्राइब्ड, ठीक है ना, स्क्राइब्ड ऑन द पिलर ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के पिलर में इसके बारे में जानकारी मिलती है। विच हर रिलीजियस, है ना, चैरिटेबल डोनेशन आर रेफर टू, ठीक है ना, जो उसके चैरिटेबल, जिस तरीके से उन्होंने धार्मिक दान धर्म दिए उसके बारे में उल्लेख के बारे में जानकारी इलाहाबाद के पिलर में मिलती है जिस समय सम्राट अशोक का शासन था, ठीक है ना। सी डिस्क्राइब एज ए मदर ऑफ प्रिंस तेवरा, ठीक है ना, तिवरा की माँ के रूप में वर्णित होता है, ठीक है ना। वो जो तिवारा थी, तिवारा सम्राट अशोक की माँ थी, ठीक है ना। ओनली द अशोक टू बी द मेंशन नेम ऑफ द इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। सिर्फ जो सम्राट अशोक थे वही उनका एक इकलौता पुत्र था जिसके बारे में जानकारी उस किसमें, उस पिलर के में जो लिखित है, वर्णित थी, उत्कीर्ण किया गया, उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। कौन? तिवारा, तिवारा ही सम्राट अशोक की माँ थी। नेक्स्ट में मस्की और गुर्जरा के जो अभिलेख हैं उसमें इस बारे में जानकारी मिलती है कि इनका जो नाम था वो देवनप्रिया और प्रियदर्शी, ये दोनों नाम थे जो कि उस अभिलेख में जानकारी मिलती है। और बुद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक के बारे में जानकारी ये भी मिलती है कि उन्होंने 99 अपने भाइयों को मारा था गद्दी को हथियाने के लिए। अपने इस गद्दी पर कब्जा करने के लिए अशोक ने अपने सौतेले 99 भाइयों की हत्या भी की थी। हत्या करने के बाद में वो इस गद्दी पर आसीन हुआ था। अशोक ही वो पहला शासक था भारतीय इतिहास में जिसने कि अपने सारे जितने भी रिकॉर्ड थे वो पत्थरों पर डाले, ठीक है ना, ठीक है। रिकॉर्ड इनग्रेव्ड ऑन स्टोन, पत्थरों पर उत्कीर्ण किए, पत्थरों पर लिखे, ठीक है ना। और उसके बाद में ये सारी की सारी जो लिखावट थी वो किसमें थी? खगरोष्ठी, ठीक है ना, और ब्राह्मणी, ठीक है ना। ब्राह्मणी जो लिपि थी उसमें इनको लिखा गया। ये दो लिखावटें थी, इसको आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। खगरोष्ठी, खरोष्ठी, खरोष्ठी बोलते हैं, या फिर ब्राह्मणी, इन दो लिपि में इसको उत्कीर्ण किया गया है, ये उल्लेख में मिलता है। और ये पहला भारतीय
राजा था जिसने कि भारतीय इतिहास को अपने पत्थरों पर इन्होंने इसको लिखा, जिससे कि इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिल पाई। मैप के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये है पूरा का पूरा मैप सम्राट अशोक के समय का। सम्राट अशोक ने जिस तरीके से अपने विजय अभियान की शुरुआत की और इसको आगे बढ़ाया, तो पूरा का पूरा भारत, ठीक है ना, पूरा का पूरा भारत के साथ में अफगानिस्तान से लेके आगे का पूरा एंटोगोनियस, अलेक्जेंडर्स, मेगास, पोलेटमिस, ठीक है ना, एंटी जी ना, एंटीओकस और श्रीलंका, यहाँ तक अशोक ने अपने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो ये पूरा का पूरा एरा जो था 268 बीसी से लेकर, ठीक है ना, 232 बीसी तक का है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा साम्राज्य स्थापित था अशोक का एरा के समय में। इसको आपको इस तरीके से इस मानचित्र के अनुसार आप इसको समझ सकते हैं। अशोका की जो सबसे बड़ी घटना थी वो कलिंग युद्ध थी। कलिंग युद्ध जो कि उड़ीसा में कलिंग था, ठीक है ना, क्योंकि बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के समय में कलिंग पर ही अपना अधिकार क्षेत्र नहीं जमा पाया था भारतवर्ष में। बाकी का ये दक्षिण से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेके पूर्व तक का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरे क्षेत्र पर बिंदुसार का आधिपत्य था। बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया था, लेकिन कलिंग को छोड़ दिया था। लेकिन बाद में अशोक ने 261 261 बीसी के समय में कलिंग पर अपनी विजय पाया और कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया। उसने अपने साम्राज्य को कलिंग को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। तो ये सबसे बड़ी घटना थी अशोक के राज्य के दौरान, और इस घटना ने अशोक को झकझोर दिया और अशोक पूरी तरीके से भयभीत हो गया। बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, हजारों लाखों की मात्रा में सैनिक और बहुत ही ज्यादा रक्तपात हुआ था, और इस कारण से वो बहुत ही ज्यादा भाव विभोर हो चुका था। और ये जो क्षेत्र था कलिंग का, वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इससे जो समुद्री क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं पे उससे व्यापार में काफी कुछ लाभ होता है। इस कारण से कलिंग कलिंग को भी अपने क्षेत्र में शामिल करना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक था, क्योंकि समुद्री जो सीमाएं थी उससे व्यापार होता था उस समय। इस कारण से कलिंग को भी जीतना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। तो अशोक ने अपने साम्राज्य को इसी कारण से आगे बढ़ाया और कलिंग को भी अपने साम्राज्य में शामिल किया और उसको जीता। अशोक ने, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 261 बीसी में कलिंग का, जो कि अभी इस समय मॉडर्न एशिया है, ठीक है ना, उड़ीसा में आता है, उसमें अपना युद्ध जीता और उसको जो डिक्रिप्ट किया था, ठीक है ना, वहाँ की जो लिपि थी, लिपि को डिक्रिप्ट करके बताया था जेम्स ने। ठीक है ना, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। कलिंग के युद्ध के दौरान अशोक बहुत ही ज्यादा भयावहता से निपुण हो गया था और इस कारण से उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म की शुरुआत अशोक ने ही की थी यहाँ पर। और उस समय इसने बौद्ध के जो शिष्य थे, ठीक है ना, उपगुप्त और निग्रोध, ठीक है ना, उनसे उन शिष्य से बौद्ध धर्म को अपनाया था और उनकी शिष्यता में इन्होंने इस धर्म को अपनाया, किसको, बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म की शुरुआत सम्राट अशोक ने ही की थी। और कलिंग युद्ध के दौरान इन्होंने अपने युद्ध को खत्म कर दिया था और उसके बाद में इन्होंने आगे युद्ध नहीं लड़ा और बौद्ध धर्म को अपनाकर ये शांति के मार्ग पर, ठीक है ना, अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़े। अशोक वॉज इनिशिएटेड बुद्धिज्म, उपगुप्त एंड निरोग डिसिप्लिन बुद्धा, ठीक है ना। बौद्ध धर्म की शिष्यता जो ग्रहण की थी वो उपगुप्त और निरोध, जो दो शिष्य थे, बौद्ध बौद्ध शिष्य थे, उनकी शिष्यता में इन्होंने, ठीक है ना, उनके शिष्य बन गए थे। उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है ना, धर्म महायंत्र की धर्म महा जो तंत्र है उसकी शुरुआत की थी, धर्म महातंत्र की शुरुआत की। और इसके बारे में अशोक ने अपने धर्म के बारे में ये चौथा जो पत्थरों पे उकेरे हुए अभिलेख हैं उसमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। इसी तरीके से जो 12वां अभिलेख है जो कि पत्थरों पे उकेरा गया है, उसमें कलिंग पर जो विजय पाई है उसके बारे में जानकारी मिलती है।
सम्राट अशोक ने 250 बीसी के समय में, ठीक है ना, अपनी ही राजधानी थी जो पाटलिपुत्र थी, वहां पर तीसरी बौद्ध संगति, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं तीसरी बौद्ध परिषद या फिर तीसरी बौद्ध संगति लगाई थी वहां पर, और उसकी अध्यक्षता की थी जो बौद्ध भिक्षु थे, कौन? मोगली पित्त तिस्ता, ठीक है ना, मोगली पुत्त तिसा बोलते हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। कब? 250 बीसी में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तीसरी बौद्ध संगति 250 बीसी में सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में की थी, जो कि जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगल पित्त तिस्सा ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो बौद्ध भिक्षु थे। सम्राट अशोक ने इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भी दूर दराज देशों में भेजा। श्रीलंका में इन्होंने अपने इस बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसको प्रचार किया, ठीक है ना, और वहां पर इनकी जो बेटे थे, कौन? महेंद्र और संघमित्रा इनकी बेटी, इनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार श्रीलंका के साथ साथ नेपाल में भी किया था, और वहां पर जो उसका जो अभिलेख है, उस अभिलेख में जो कलिंग का अभिलेख है, उसमें भी ये बताया गया है, और वो ये कहा गया है कि अशोक ने बोला था कि सभी बच्चे, ठीक है ना, सभी मेरे बच्चों के समान है, ये अभिलेख में उसने बताया है। और इसका जो प्रचार प्रसार है सभी तरफ में किया था, नेपाल में भी इसने आगे बढ़ाया सम्राट अशोक ने, और श्रीलंका में तो अपने दोनों बेटे और बेटियों को भी प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा, जो कि सम्राट अशोक की पुत्र और पुत्रियां थी। सिलोन की जो शासक थे देवनप्रिय तिस्सा, उसको अशोक के वो पहले शासक थे जिन्होंने कि अशोक ने इनको बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया था, यानी कि बौद्ध धर्म के लिए धर्म परिवर्तन करवाया था सियोन के शासक देवनप्रिया को, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और सम्राट अशोक ने 40 वर्ष तक शासन किया, और 232 बीसी में सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई थी। The emblem of Indian Republic has been adopted from the fourth loin capital ऑफ वन ऑफ द अशोक पिलर। जो अशोक के जो पिलर थे, अशोक ने ही इसको बनवाया था। अशोक के पिलर को भारत का जो भारतीय गणतंत्र है, ठीक है ना, इन 4 शेरों की प्रतीक को अपनाया गया भारत में, जिसको कि आज आप देख सकते हैं। और ये जो 4 शेरों का प्रतीक है, ये दिल्ली में लाया गया, और दिल्ली में ही इसको अभी स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं इसको दिल्ली में जाके। और ये जो है अशोक के पिलर्स के नाम से, ठीक है ना, विच इज लोकेटेड इन सारनाथ में भी स्थित है, ठीक है ना। रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया मेड बिगिनिंग ड्यूरिंग द अशोक रीजन, यानी कि अशोक एरा के समय का ये प्रतीक था, और उसी के समय में ये इसको बनवाया गया था। मौर्य एम्पायर का सबसे आखिरी जो शासक था वो था बृहद्रथ, ठीक है ना, द लास्ट मौर्यन रूलर, ठीक है ना, वाज किल्ड इन बाय पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की थी। देन उसके बाद में शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। कब? 185 बीसी, 185 बीसी के समय। इसके बीच में बहुत से अन्य शासक भी मौर्य साम्राज्य में आए, लेकिन उस समय जब सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात में ये जो मौर्य डायनेस्टी थी, ये 2 भागों में विभाजित हो गई थी, एक उत्तर पश्चिम और एक थी दक्षिण। तो 2 डायनेस्टी में डिवाइड हुई थी, और दोनों डायनेस्टी में अलग अलग राजा थे। एक थे अकुला, और दूसरे थे दशरथ। दशरथ का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र था दक्षिणी क्षेत्र, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो था वो नकुला जो दूसरे बेटे थे उनके आधिपत्य में था। तो उस समय में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, उसके बाद में मौर्य जो एम्पायर था उसका पतन होना चालू हुआ, और आखिरी राजा थे वो थे बृहद्रथ, ठीक है ना। बृहद्रथ शासक था, जिसको कि उसी के जो मुख्य अंगरक्षक था पुष्यमित्र, ठीक है ना, जिसको कि सेनापति बोल सकते हैं, उसी ने उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में उसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। ये शुंग वंश से उसकी स्थापना की। कब की थी? 185 बीसी में।
Megasthenes, the first foreign traveler to India, mentioned about the existence of 7 castes during the Mauryan period. ठीक है ना, पहला विदेशी यात्री था कौन? मेगास्थनीज। ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर ने ये पहला मेगास्थनीज भेजा था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, जो कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के जो परिषद थी, जो शासन था, उसके दौरान ये राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहा ये, जो कि पहला विदेशी यात्री था। भारत में पहली बार एक विदेशी यात्री ने यात्रा की थी। ये आपको याद रखना मेगास्थनीज के बारे में। ये था पूरा का पूरा जो कि बौद्ध धर्म के बारे में जो प्रचार प्रसार किए थे सम्राट अशोक ने। ठीक है ना, सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक है ना, जो कि प्रचार प्रसार हुए वो कहाँ कहाँ तक लेके गए। ठीक है ना, जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था सम्राट अशोक ने, तो ये पाटलिपुत्र से सबसे पहले ये हिमालय की तरफ में, फिर कश्मीर के बाद में आगे गंधार, फिर यवन देशों की तरफ में इन्होंने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और साथ में श्रीलंका की तरफ में भी ये लेके गए। तो ये पूरा का पूरा मानचित्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में पूरी जानकारी इस मानचित्र के द्वारा मिलती है, जो कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आइए अब चलते हैं सुंग डायनेस्टी के ऊपर। सुंग डायनेस्टी जो कि 185 BCE से लेके 73 BC तक सुंग डायनेस्टी का शासन रहा, और सुंग डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड 185 BC, अबाउट 50 years ऑफ अशोका डेथ। सम्राट अशोक की 50 वर्ष मृत्यु के 50 वर्ष के बाद में सुंग डायनेस्टी का उदय हुआ। सुंग डायनेस्टी ने अपना शासनकाल बढ़ाया, मौर्य डायनेस्टी का अंत हुआ, और वो अंत हुआ था जो मौर्य डायनेस्टी के आखिरी राजा था बृहद्रथ। ठीक है ना, उसकी मृत्यु के बाद में उसकी मृत्यु हुई, और उसकी मौत उसी के जो कमांडर इन चीफ थे, कौन? पुष्यमित्र सुंग। कौन थे? पुष्यमित्र सुंग ने ही उसकी हत्या की थी, और हत्या करने के बाद में ही ये सिंहासन पर बैठा था। ठीक है ना, एसेनेटेड द थ्रोन। ठीक है ना, फोर्सली उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद में पुष्यमित्र सुंग ने ही सुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी, जो कि पुष्यमित्र सुंग राजा, जो मौर्य राजा था बृहद्रथ, उसका सेनापति था, चीफ कमांडर था, और उसने ही इसकी हत्या की थी। उसके बाद में ये सुंग डायनेस्टी का उदय हुआ। ठीक, कब हुआ था? 185 BC, बिफोर क्राइस्ट एरा। सुंग डायनेस्टी का जो उदय हुआ, देन उसके बाद में ये पड़ोसी प्रदेश जो थे आसपास के, ठीक है ना, उसका भी शासक बना, और साथ में इसने दक्षिण में नर्मदा नदी थी। ठीक है ना, अगर मध्य प्रदेश के बारे में लिया जाए तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में भी अपने राज्य का विस्तार किया, और साथ ही साथ में उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जैसे कि पंजाब, जालंधर और सियालकोट, ठीक है ना, इन सभी क्षेत्रों में भी इसने अपने राज्य को आगे बढ़ाया। और मध्य भारत में देखा जाए तो उज्जैन शहर पे भी, जो उज्जैन जिला है अभी हाल में अगर मॉडर्न में देखा जाए, उज्जैन शहर पे भी अपना कब्जा रखा और अपना नियंत्रण रखा। अगर आगे लिया जाए तो काबुल घाटी और पंजाब के अधिकांश भागों में भी इसने, जो जहाँ पे कि इंडो यूनानियन, ठीक है ना, और दक्कन में सतवाहन के हाथों में जो चला गया था, ठीक है ना, उसके बाद में इन्होंने 36 साल बाद में, ठीक है ना, 36 साल तक, 36 ईयर तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपने ही अंडर में रखा। बता चुका हूं मैं, पुष्यमित्र सुंग ने मगध के साथ साथ में पुष्यमित्र एक्सटेंडेड द नर्मदा इन द साउथ, ठीक है ना, साउथ में नर्मदा तक भी आगे बढ़ाया। साथ साथ में इसने जालंधर, सियालकोट और पंजाब के नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी अपना कब्जा जमाया। साथ ही साथ में इसने उज्जैन, जो कि मध्य भारत का क्षेत्र था, वहां पे भी इसने अपना नियंत्रण रखा था। शुंग साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र बनाई थी उसने। ठीक है ना, बाद में किंग ने, ठीक है ना, बाघभद्र ऑल्सो द कोर्ट हेल्ड कोर्ट एट विदिशा। ठीक है ना, बाघभद्र जो राजा थे शुंग वंश के, उन्होंने विदिशा को भी अपनी राजधानी बनाया, और विदिशा में ही मॉडर्न बेसनगर, ठीक है ना, मॉडर्न बेसनगर ईस्टर्न मालवा, ठीक है ना,
ईस्टर्न मालवा का ये मॉडर्न बेसनगर था, जो कि बाद में विदिशा बना। बेसनगर के नाम से था, जो कि शुंग वंश के राजा भागभद्र ने यहाँ पर ये अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है ना। शुंग एम्पायर नोटिस द न्यूमरस वार बोथ रीजन इंडोजिनियस पावर ऑल्दो द सेवरल किंग ऑफ पैट्रोनाइज बुद्धिज्म। ठीक है ना। जो बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के प्रचारक प्रसारक थे, ठीक है ना, उन सभी को अपने पावर में, अपने कंट्रोल में लेके आए यहाँ पर साथ में। और साथ ही साथ में यहाँ पर विदिशा में ये भागभद्र ने इसको राजधानी बनाया था। शुंग डायनेस्टी के समय में ही इंडो ग्रीक जो कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, ठीक है ना, उसको भी आगे बढ़ाया। और 110 बीसी के दौरान में हेलोडोरियस स्तंभ की स्थापना की, जो कि एक इंडो ग्रीक रिलेशंस को दर्शाता है। और वहाँ के जो राजा थे, कौन राजा थे? एंटोलिया दास, ठीक है ना, उनके दरबार से हेलोडोरियस जो आए थे, उसने अपने स्तंभ की स्थापना की थी। कहाँ पर? विदिशा में। ठीक है ना। विदिशा में, और विदिशा जो कि सेंट्रल इंडिया का एक हिस्सा था। और अभी आपको जो विदिशा मध्य प्रदेश में है, वहां पर ये हेलोडोरियस स्तंभ मिलेगा। उसकी स्थापना की थी, और जो कि किस समय थी? राजा जो शुंग डायनेस्टी के राजा थे, राजा भागभद्र, उसके समय में ये हेलोडोरियस स्तंभ की स्थापना की। और भागवत, जो भागवत धर्म है, ठीक है ना, उसको अपनाया था इन्होंने। ठीक है ना। और ये दोनों देशों के जो कि इंडो ग्रीक रिलेशनशिप थे, उसके राजनयिक जो मिशन थे, उसके अकॉर्डिंगली एक दूसरे के साथ में जो सामंजस्य था, उसके आदान प्रदान करने के लिए इस मिशन की स्थापना करके हेलोडोरियस स्तंभ की स्थापना की थी। और वहां पे ये स्तंभ बनवाया गया था। और ये हेलोडोरियस स्तंभ पूरा का पूरा पत्थर का स्तंभ है विदिशा में। पुष्यमित्र शुंग की जो डायनेस्टी अगर देखा जाए तो 180 बीसी तक वो कहाँ तक फैली हुई थी, आप देख सकते हैं मानचित्र इस मैप में। ठीक है ना। दिस इज द मैप ऑफ शुंग डायनेस्टी। ठीक है ना। शुरुआत जब हुई थी तो ये पूरा का पूरा जो पाटलिपुत्र का क्षेत्र था, ये शुंग डायनेस्टी को पूरा का पूरा शो करता है। ठीक है ना। जितना भी ये डार्क कलर का है, उसके बाद में इसको आगे बढ़ाया गया तो इसमें ये उज्जैन का क्षेत्र, ठीक है ना, और मध्य प्रदेश में ये विदिशा का क्षेत्र, जिसको कि कुंडलिना कहते हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र शुंग डायनेस्टी के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ में इंडो ग्रीक रिलेशंस को भी हेलोडोरियस स्तंभ की तरह इसको बताया गया। आने वाले 110 जो बीसी के समय की बात है ये। ठीक है ना। तो ये पुष्यमित्र शुंग के समय की बात है। उसके बाद में इस शुंग डायनेस्टी को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते हुए भागभद्र जो कि 110 बीसी के समय था, उस समय हेलोडोरियस स्तंभ की स्थापना हुई थी। और उसमें इंडो ग्रीक जो रिलेशनशिप थे उसके बारे में दर्शाया गया, जो कि विदिशा में है स्थापित हुआ था। शुंग पीरियड के दौरान ही, जो कि 185 से लेके 73 बीसी तक था, ठीक है ना, तो जो बुद्धिस्ट एक्टिविटीज हुई थी, जो कि कब हुई थी? बौद्ध धर्म की मौर्य वंश के समय, मौर्य जो एरा था, मौर्य एरा के समय में जो हुई थी। और उस समय उन्होंने जो जो स्तूप वगैरह बनवाए थे, ठीक है ना, उसकी आर्किटेक्चर को इन्होंने आगे बढ़ाया और उसका ही एक्सपेंशन किया। कहाँ पर? स्तूप ऑफ सांची, भारूद, भारूद कहाँ पर है? ये सतना में है। सतना का जो भारूद स्तूप है वो, और सांची के स्तूपों को, जो कि अधूरे कार्य रह गए थे मौर्य एरा के दौरान में, उसी को उन्होंने ओरिजिनली स्टार्टेड अंडर द किंग बाय अशोका। जो सम्राट अशोक ने ये सारे के सारे स्तूप बनवाए थे, और जो अधूरे कार्य थे उसको इन्होंने पूरा करवाया था शुंग। ठीक है ना। वर्क ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द कंट्रोल ऑफ द शुंग दीज एरा। ठीक है ना। तो उन्होंने जो कमजोरी रही थी, उस कमजोरी को दूर किया, और बाकी के कार्य जो कि भारूद स्तूप में थे और सांची में जो स्तूप बनवाए, उनको आगे बढ़वाया और उसको पूरा करवाया था। तो ये शुंग और मौर्य जो एरा है उस समय में जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म को के जितने भी कार्य अधूरे थे उसको पूरा करवाया था शुंग वंश ने। द लास्ट शुंग किंग, जो शुंग वंश का आखिरी राजा कौन था? वो था देवभूति था, जो कि 83 से लेके 73 बीसी तक इसने शुंग वंश को संभाला था, शुंग की गद्दी पर बैठा। ही वॉज एसिनेटेड बाय हिज मिनिस्टर, उसके उन्हीं के मंत्री के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम था वासुदेव कांडव। ठीक है ना। एंड ही सेड हैड टू बी ओवर फाउंडेड
ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन, यानी कि ये जो शुंग वंश का आखिरी राजा देवभूति, ये इनका स्त्रियों के साथ में बहुत ज्यादा लगाव था, स्त्रियों के साथ में चारों तरफ में बहुत ज्यादा रहता था। इस कारण से ये अपने शासन को ज्यादा संभाल नहीं पाया और शुंग वंश का पतन इस तरीके से पूरा हुआ। और इसके बाद ये कांडव वंश की शुरुआत की थी शुंग वंश के खत्म होने के बाद में। शुंग वंश का खत्म हुआ था कब? 73 बीसी में। उसके बाद में कांडव वंश की स्थापना की वासुदेव कांडव ने, ठीक है ना। शुंग डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय द सब्सिक्वेंट कांडव। तो शुंग वंश खत्म हुआ, उसके बाद में कांडव वंश की शुरुआत हुई। तो इस तरीके से ये शुंग डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी के बारे में आपको पूरी जानकारी इसमें मैंने पूरी दी है। आइए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के ऐप के थ्रू आप लाइव फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और लाइव फ्री टेस्ट भी अनअकैडमी के द्वारा आप दे सकते हैं, ठीक है ना, लाइव टेस्ट। अच्छा, इसको आप शुरू कैसे कर सकते हैं? हाउ टू स्टार्ट द लर्निंग एट अनअकैडमी। उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। देन उसके बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी से या फ़ोन नंबर से। उसके बाद में आपको चूज़ करना पड़ेगा एमपीपीएससी व्यापम, जिससे कि आप व्यापम और एमपीपीएससी की जितनी भी जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी आप अनअकैडमी के द्वारा कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप एनरोल कर सकते हैं फ्री लाइव क्लास के लिए टू गेट द नोटिफिकेशन टू अटेंड देम, ठीक है ना। तो ये उसका पार्ट है जिस तरीके से आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ में अपनी क्लासेस को। अनअकैडमी में फ्री लाइव क्लासेस भी हैं और डेमो क्लासेस भी अनअकैडमी आपको देता है, और साथ ही साथ में फ्री लाइव टेस्ट भी देता है, जिसमें कि आप पूरी तरीके से लाइव टेस्ट लगा सकते हैं। फ्री लाइव टेस्ट क्लास जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है, उसमें जो फीचर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आप क्वेश्चंस के जो भी आपको डाउट लगते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और साथ में आप वहाँ पे सबमिट कर दें तो आपके डाउट वहाँ पे एट द सेम टाइम क्लियर होंगे। साथ ही साथ में आप अटेम्प्ट पोल इन द लाइव चैट में आप अपने पोल्स को भी सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में आप ABCD इस तरीके से लगा के अपने पोल सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको एक फीचर ये भी है कि आप वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं उसमें एवरी टेस्ट इज फॉलोड बाय द स्कोर कार्ड एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस विद द सॉल्यूशंस। तो उस तरीके से आप फॉलो करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस और सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में एवरी टेस्ट हैज पेपर एनालिसिस सेशन बाय टॉप एजुकेटर्स विद द लाइव फ्री क्लासेस। जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको पूरे का पूरा पेपर का एनालिसिस भी देंगे। साथ ही साथ में इसमें आपके मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी है, जिसमें कि आप एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपी जेल प्रहरी के भी आप मॉक टेस्ट ला सकते हैं। इसमें आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको कि सॉल्व इन 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक अलग तरीके का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराता है अपना अनअकैडमी। अनअकैडमी में दो फीचर्स हैं, एक तो फ्री क्लासेस हैं और दूसरा है प्लस क्लासेस। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है आप देख सकते हैं। अगर प्लस क्लासेस वाला आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके डिफरेंसेस क्या हैं और फ्री क्लासेस में क्या है। फ्री क्लासेस में सिर्फ लिमिटेड सिलेबस कवर रहेगा, लेकिन प्लस क्लासेस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। ओकेजनल प्रैक्टिस सेट रहेंगे यहाँ फ्री क्लासेस में, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड होंगे। ओकेजनल PDF और नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड PDF और नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ही आपको जो फ्री क्लासेस है उसमें लिमिटेड डाउट्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्लस क्लास सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व होंगे, जो कि वहाँ के जो टॉप एजुकेटर्स होंगे वो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अभी साथ में ही इन्होंने चालू किया है अनअकैडमी का वर्चस्व नाम से, जो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए आपको अर्धमासिक समसामयिक पत्रिका, ठीक है ना, भाग 1 अक्टूबर 2020 का वो आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा, ठीक है ना। ये प्लस सब्सक्रिप्शन में ही उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी प्रस्तुत करता है फ्री ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, ठीक है ना, जिसमें कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी तैयारी के लिए इसमें हजारों प्रश्नों का ये पूरा बैंक उपलब्ध होता है, जिसमें कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में ही, ठीक है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन में ही ये मौजूद
होगा ये सारे फीचर्स। अनअकैडमी के जो बेचेस हैं वो कब से चालू हो रहे हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर से ये चालू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ठीक है ना, 21 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो ये सारे के सारे आपके कोर्सेज हैं जो कि आपके लगातार स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नवंबर में कोर्सेज चालू होंगे। 3 नवंबर से एमपीएसआई का बैच चालू होगा, इसी तरीके से एमपीपीएससी के बैच चालू होंगे। तो लगातार ये बैचेस चालू हो रहे हैं, आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग, और साथ में फ्री भी है। तो आपको जो आपको सूट लगता है उस तरीके से आप उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा एडमिशन फीस फॉर प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए। आपको जो ज्वाइन करना है एमपीपीएससी व्यापम्स के, ये पूरी सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है। आपका फर्स्ट मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के लिए ये पूरा का पूरा आपके पास में फीस स्ट्रक्चर नीचे मौजूद है। तो इसमें आप अगर आपको अप्लाई करना है, अगर इसमें कोड अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द 10% ऑफ द एडमिशन फीस। तो इसका जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस कोड को डालेंगे यहाँ पे। तो जो भी आपका कोर्सेस आप चूज करेंगे उसमें आपको 10% का एडमिशन में डिस्काउंट मिलेगा। तो ये था पूरा वीडियो मेरा, जिसमें कि मैंने मौर्य और शुंग एम्पायर के बारे में आपको जानकारी दी। अगले वीडियो लेके फिर मैं हाजिर होऊंगा, जो कि अगली डायनेस्टी की होगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी डायनेस्टी। अगली डायनेस्टी जो रहेगी वो रहेगी गुप्त डायनेस्टी, और उसके बाद में आगे की डायनेस्टी के बारे में वीडियोस में आपको सभी डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें कि मध्य प्रदेश के भी अंश भी मौजूद होंगे, क्योंकि जितनी भी डायनेस्टी हैं वो पूरा पूरा इंटायर एम्पायर के बारे में जानकारी होती है। तो उसमें वो एम्पायर कहाँ कहाँ पर जिसने राज किया है उसके बारे में जानकारी पूरी देनी होती है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य फैक्ट्स भी मैं आपको उस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैंने आपको मौर्य और शुंग डायनेस्टी के बारे में पूरा डिटेल में समझाया। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल के साथ में लगातार जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट से जाकर वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का पीईवी के एग्जाम हो, एमपीपीएससी हो या अन्य पीसीएस के एग्जाम। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार मेरी वीडियोस और मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लगातार लाइक जरूर करते रहें और शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो के साथ में फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।